आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में किस राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्हें मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर लालजी टंडन की बीमारी के कारण मध्य प्रदेश राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 153 से लेकर 161 तक किए गए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कोरोना वायरस के लिए पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन को जल्द ही लॉन्च करने की बात कही है। ICMR निम्नलिखित में से किसके सहयोग से इसका विकास कर रहा है? आपके ऑप्शन है IIT हैदराबाद, IISc बेंगलुरु, एम्स नई दिल्ली या भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस के लिए पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च करने की बात कही है। इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में तेजी लाने और इसके विकास के लिए ICMR ने भारत बायोटेक के साथ साझेदारी की है। यह भारत द्वारा विकसित की जा रही पहली स्वदेशी वैक्सीन होने के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है। इस वैक्सीन का निर्माण SARS-CoV-2 से प्राप्त किए गए स्ट्रेन के जरिए किया जा रहा है। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। आज का दूसरा प्रश्न है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में गिरावट दर्ज की गई है। 2019-20 के लिए व्यापार घाटा गिरकर कितना हो गया है? ऑप्शन है $63 बिलियन, $53.56 बिलियन, $48.66 बिलियन या $40.20 बिलियन। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चीन से आयात में गिरावट के चलते वित्त वर्ष 2019-20 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $48.66 बिलियन हो गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में चीन को 16.6 बिलियन का निर्यात किया गया, जबकि 65.26 बिलियन का आयात किया गया, जिसके कारण यह गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2018-19 में $53.56 बिलियन और वित्त वर्ष 2017-18 में $63 बिलियन था। चीन से आयातित मुख्य वस्तुओं में घड़ियां, संगीत वाद्य यंत्र, खिलौने, खेल के सामान, फर्नीचर, गद्दे, प्लास्टिक, विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रसायन, लोहा और इस्पात की वस्तुएं, उर्वरक, खनिज ईंधन और धातुएं आदि शामिल हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, $48.66 बिलियन। तीसरा प्रश्न, हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए स्वदेशी मिसाइल सिस्टम एवं अन्य कई नए हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। इसमें अस्त्र मिसाइल की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है हवा से हवा में मार करना, हवा से सतह पर मार करना, सतह से सतह पर मार करना या सतह से हवा में मार करना। रक्षा अधिग्रहण परिषद अर्थात DAC ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सीमाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके तहत तीनों रक्षा सेवाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए मिसाइल सिस्टम, अतिरिक्त लड़ाकू जेट और अन्य कई हथियारों की खरीद की जाएगी। इस मिसाइल सिस्टम में अस्त्र मिसाइल को भी शामिल किया जाएगा, जिसका निर्माण DRDO द्वारा किया गया है। अस्त्र स्वदेशी रूप से विकसित बियॉन्ड विजुअल रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका उपयोग लड़ाकू विमानों के जरिए सुपरसोनिक विमानों और अन्य विमानों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हवा से हवा में मार करना। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा हाथियों की आबादी पाई जाती है? ऑप्शन है थाईलैंड, बोत्सवाना, कनाडा या अर्जेंटीना। अफ्रीकी देश बोत्सवाना के प्रसिद्ध ओकावांगो डेल्टा में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। इन हाथियों की मौत के संबंध में वन्यजीव संरक्षण चैरिटी एलिफेंट्स विदाउट बॉर्डर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में 356 मृत हाथियों का जिक्र किया है। बोत्सवाना के वन्यजीव और राष्ट्रीय उद्यान विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक अब तक 275 हाथियों की मौत की पुष्टि की गई है। अब तक इन हाथियों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। गौरतलब है कि बोत्सवाना में हाथियों की दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी मौजूद है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 1,30,000 है।
इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बोत्सवाना। 5वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के ओपन सोर्स इलाज के लिए ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 लॉन्च किया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR निम्नलिखित में से किसके सहयोग से इसका आयोजन कर रही है? ऑप्शंस हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, IIT दिल्ली, ऑप्शन डी DRDO। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 का शुभारंभ किया है। इसका आयोजन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस हैकाथॉन का आयोजन उन सभी लोगों को एक मंच प्रदान करने के लिए किया जा रहा है जिनके पास कोविड-19 के इलाज के विकास के लिए विचार हैं और जो लोग इस उद्देश्य के लिए एक ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी प्लेटफॉर्म में भाग लेना चाहते हैं। इसके अलावा यह हैकाथॉन शोधकर्ताओं के एक बड़े समुदाय का भी निर्माण करेगा जो डेटा विश्लेषण और दवा की खोज के प्रबंधन में कुशल हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन भारत के सॉलिसिटर जनरल के बारे में सही है या है? भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी है जिसका प्रमुख कार्य महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सहायता करना है। भारत के सॉलिसिटर जनरल का पद संवैधानिक होता है। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। महान्यायवादी की सहायता के लिए कुछ और पदों की व्यवस्था की गई है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पद है भारत का सॉलिसिटर जनरल। भारत का सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी है जिसका प्रमुख कार्य अटॉर्नी जनरल की सहायता करना है। दोनों का बड़ा अंतर यह है कि जहां अटॉर्नी जनरल का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, वहीं सॉलिसिटर जनरल का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है। इस पद की सेवा शर्तों आदि का विनियमन विधि अधिकारी नियमावली 1987 के तहत होता है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल ए। 7वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन राज्य के क्षेत्रीय विस्तार के संबंध में सही है या है? कथन है, संसद के पास शक्ति है कि वह पूरे भारत या भारत के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के पास शक्ति है कि वह संपूर्ण राज्य के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। ऑप्शंस है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। राज्य क्षेत्र विस्तार का संबंध इस बात से है कि केंद्र तथा राज्य की विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानून कितने भूभाग पर प्रभावी हो सकते हैं। अनुच्छेद 245 के विभिन्न खंडों में इसकी व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 245(1) में कहा गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संसद के पास शक्ति है कि वह पूरे भारत या भारत के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के पास शक्ति है कि वह संपूर्ण राज्य या राज्य के किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। किंतु संसद तथा राज्य विधानमंडलों की शक्ति असीम नहीं है। वे संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। 8वां प्रश्न देखते हैं, राज्य क्षेत्रीय विस्तार के संबंध में संसद तथा विधानमंडलों की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? संसद तथा राज्य विधानमंडलों की राज्य क्षेत्रीय विस्तार की शक्तियां असीम नहीं है। सामान्यतः संसद केंद्र सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर ही कानून बना सकती है। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। संसद तथा राज्य विधानमंडलों की राज्य क्षेत्रीय विस्तार की शक्ति असीम नहीं है। वे संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए ही इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। संविधान के कई अनुच्छेद संसद व राज्य विधानमंडलों की शक्ति को सीमित करते हैं, जैसे सामान्यतः संसद केंद्र सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर ही कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बना सकते हैं।
बशर्ते संसद ने पहले से उस विषय पर कोई कानून इस आशय के साथ न बना रखा हो कि उसका कानून ही पूरे देश में लागू होना चाहिए। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। 9वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन संघ सूची के बारे में सही है या है? इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। इस सूची में वे विषय शामिल हैं जिसका संबंध राष्ट्रीय महत्व के विषयों से है। आपके ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। संघ सूची को प्रथम सूची भी कहा जाता है। इसमें वे विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। इसमें वे विषय रखे गए हैं जिनका संबंध राष्ट्रीय महत्व के विषयों से है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना और सशस्त्र बल, युद्ध तथा शांति, विदेशों के साथ संबंध, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों से संबंधित निर्णय व उनका क्रियान्वयन, रेल तथा वायु परिवहन, डाकतार तथा टेलीफोन इत्यादि संचार के माध्यम, रिजर्व बैंक, नागरिकता से जुड़े विषय, तेल, खनिज तथा खानों का विनियमन, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के गठन से जुड़े विषय, केंद्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाएं, जनगणना से जुड़े विषय इत्यादि। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन राज्य विधायिका पर केंद्र के नियंत्रण से संबंधित है या है? राज्य विधान के पास यह शक्ति है कि वह राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किए गए विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्य सूची के कुछ विषयों पर किसी राज्य की विधायिका में विधेयक लाए जाने की शर्त है कि उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली गई हो। आपके ऑप्शन हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। संविधान में कुछ ऐसी स्थितियों की चर्चा की गई है जिनमें संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून तो नहीं बनाती, किंतु केंद्र सरकार को राज्य की विधायी शक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण हासिल हो जाता है। ऐसे प्रमुख उपबंध निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वह राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किए गए विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह ऐसे विधेयकों पर पॉकेट वीटो या निरपेक्ष वीटो का प्रयोग कर सके। अगर राष्ट्रपति न चाहे तो वह राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक किसी भी स्थिति में कानून नहीं बन सकता। राज्य सूची के कुछ विषयों पर किसी राज्य की विधायिका में विधेयक लाए जाने की शर्त है कि उस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ली गई हो। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण अनुच्छेद 304 में है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी भी विधेयक के लिए ऐसी पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान की शुरुआत की जा रही है? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या लद्दाख। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। Peace.